हेलो दोस्तों। BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सीईओ की जो शेयरधारकों को डिविडेंड देने से ही साफ इनकार कर देता है। हाँ, और जो वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों की भविष्यवाणियों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। बिल्कुल, एक ऐसा लीडर जो मीडिया को इंटरव्यू देने से बचता है, जिसके पास कोई आलीशान प्राइवेट जेट भी नहीं है, और जो तब पूरी आक्रामकता से अपनी ही कंपनी के शेयर वापस खरीदता है जब पूरा बाजार खौफ में अपने शेयर बेच रहा हो। देखिए, किसी भी पारंपरिक बिजनेस स्कूल या वॉल स्ट्रीट के पंडितों की नजरों में ये व्यक्ति पूरी तरह से पागल या जिद्दी कहलाएगा। सही बात है, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों और वित्तीय आंकड़ों को देखें तो इतिहास ऐसे ही लोगों को सदी के सबसे महान और सबसे ज्यादा दौलत बनाने वाले सीईओज का दर्जा देता है। एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये विरोधाभास कोई कोरी कल्पना नहीं है। जब भी हम किसी बेहतरीन कंपनी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, एक ऐसा नजारा जहां सब कुछ एकदम सलीके से चल रहा है। हाँ, मशीनें पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं, सेल्स के ग्राफ हर तिमाही ऊपर जा रहे हैं, खर्चों पर कड़ी लगाम है और दफ्तर का हर कर्मचारी एक सुचारू मशीन के पुर्जे की तरह काम कर रहा है, जिसे हम बिजनेस की भाषा में ऑपरेशनल एक्सीलेंस कहते हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीर निवेशकों को बहुत सुकून देती है। और ये सुकून लाजमी भी है। लेकिन आज हम जिस सवाल पर चर्चा करने वाले हैं वो बिजनेस की दुनिया की इस पूरी स्थापित तस्वीर को हिलाकर रख देगा। सवाल ये है कि क्या एक सीईओ की सबसे बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी महज इस रोजमर्रा के ऑपरेशंस को बिना रुकावट के चलाना है, या फिर कंपनी के मुनाफे को यानी कैपिटल को सही जगह और सही वक्त पर इन्वेस्ट करना इससे कहीं ज्यादा अहम है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी सवाल की गहराई में जाने के लिए आज हम विलियम थॉर्नडाइक की मशहूर किताब द आउटसाइडर्स, रेडिकल कैपिटल एलोकेशन फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन के विश्लेषण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये किताब गंभीर निवेशकों के लिए एक मास्टर क्लास मानी जाती है। सच में? इसका कारण ये है कि ये किसी आम बिजनेस मैनेजमेंट मैनुअल की तरह ये नहीं सिखाती कि कर्मचारियों को कैसे मैनेज किया जाए या सप्लाई चेन को कैसे सुधारा जाए, बल्कि ये उन 8 असाधारण सीईओज की रणनीतियों का कच्चा चट्टा खोलती है। हाँ, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के स्थापित नियमों को ठुकराकर कॉन्ट्रेरियन या कहें कि भीड़ से बिल्कुल अलग सोच अपनाकर बेहिसाब संपत्ति का निर्माण किया। तो सोचिए कि एक कंपनी एक तेज रफ्तार गाड़ी है। ठीक है। ऑपरेशंस को परफेक्ट रखना, रोजमर्रा के खर्चे कम करना, ये सब उस गाड़ी के इंजन को एकदम फिट और ट्यून रखने जैसा है। पुर्जे बदले जा रहे हैं, नया तेल डाला जा रहा है ताकि गाड़ी बिना रुके दौड़ सके। और जाहिर है, अगर इंजन काम नहीं करेगा तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। बिजनेस के टिके रहने के लिए ये बुनियादी शर्त है। और वॉल स्ट्रीट के ज्यादातर विश्लेषक अक्सर इसी इंजन की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उस ताकतवर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है और वो किस दिशा में मुड़ रही है? हाँ, असल सवाल तो यही है। अगर इंजन पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन गाड़ी किसी गहरी खाई की तरफ जा रही है तो उस ऑपरेशनल एक्सीलेंस का क्या फायदा? यहीं पर कैपिटल एलोकेशन की भूमिका शुरू होती है। बिल्कुल। ये स्टीयरिंग व्हील ही तय करता है कि मंजिल मिलेगी या नहीं। ये उदाहरण इस पूरे विषय की आत्मा है। आइए इस कैपिटल एलोकेशन को थोड़ा और तार्किक रूप से समझते हैं। जब कोई भी कंपनी साल भर मेहनत करके मुनाफा कमाती है तो साल के अंत में टेबल पर कैश का एक बड़ा हिस्सा जमा हो जाता है। सही। अब उस कैश का क्या किया जाए? एक सीईओ के सामने हमेशा सिर्फ और सिर्फ 5 दरवाजे होते हैं। छठा कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। और हर सीईओ को साल के अंत में इन्हीं 5 दरवाजों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। तो ये दरवाजे असल में क्या हैं? गंभीर निवेशकों को ये समझना चाहिए। देखिए, पहला दरवाजा है डिविडेंड, यानी कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा सीधा शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में नकद रूप में भेज देना। ठीक है। दूसरा दरवाजा है शेयर्स बायबैक, यानी कंपनी खुद मार्केट पे जाकर अपने ही शेयर्स वापस खरीद ले। हाँ। तीसरा दरवाजा है री इन्वेस्टमेंट,
यानी उसी बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा लगाना, जैसे नई फैक्ट्री खोलना। बिल्कुल। चौथा दरवाजा है एक्विजिशन, बाजार से किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेना। और पांचवा दरवाजा है कर्ज या कहें कि डेट चुकाना। तो इन 5 दरवाजों में से किस दरवाजे से कितना पैसा गुजरेगा, कब गुजरेगा, यही चुनाव कैपिटल एलोकेशन है। एकदम सही। तो ज्यादातर पारंपरिक सीईओज की दिक्कत ये होती है कि वो सिर्फ ग्रोथ दिखाने के दबाव में रहते हैं। वॉल स्ट्रीट को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। इसलिए ज्यादातर मीडिया प्रेमी सीईओज तीसरे या चौथे दरवाजे की तरफ भागते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि कोई बड़ी कंपनी खरीदकर मीडिया में हेडलाइन बनाना ही सफलता की निशानी है, भले इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। और यही थॉर्नडाइक का मुख्य तर्क है। पारंपरिक सीईओज मैनेजरों की तरह काम करते हैं। वे इंजन ठीक करने में तो माहिर होते हैं, लेकिन मुनाफे को कहाँ इन्वेस्ट करना है इसमें वे अक्सर चूक जाते हैं। सही बात है। जबकि द आउटसाइडर्स के अनुसार ऐतिहासिक वेल्थ क्रिएशन का रहस्य ऑपरेशंस में नहीं, बल्कि ये तय करने में है कि पूंजी पर सबसे बेहतरीन रिटर्न किस दरवाजे से मिलेगा। मतलब एक महान सीईओ को मैनेजर से कहीं ज्यादा एक तेज तर्रार इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और इस इन्वेस्टर वाली सोच को और भीड़ से अलग चलने की ताकत को समझने के लिए हमें इस स्रोत के सबसे हैरान करने वाले उदाहरण की तरफ रुख करना होगा। हेनरी सिंगलटन। हाँ, एक ऐसा नाम जिसने 1960 और 1970 के दशक में वॉल स्ट्रीट की रातों की नींद उड़ा दी थी। टेलीडाइन के फाउंडर हेनरी सिंगलटन। हेनरी सिंगलटन की रणनीति वाकई किसी भी निवेशक की आंखें खोलने के लिए काफी है। सच में। उनके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा। 1960 और 70 के दशक में बड़ी बड़ी कंपनियों के समूह, जिन्हें हम कॉन्ग्लोमरेट्स कहते हैं, बनाने का भारी चलन था। बिल्कुल, हर कोई कंपनियां खरीद रहा था। हाँ, बाजार की उम्मीद थी कि कंपनियां लगातार एक्विजिशन करें और अपनी अर्निंग्स का एक बढ़ता हुआ साफ ग्राफ दिखाएं। लेकिन सिंगलटन का दिमाग किसी आम मैनेजर का नहीं, बल्कि एक गणितज्ञ का था। तो जब हर कोई बाजार में नई कंपनियां खरीदने के पीछे भाग रहा था, सिंगलटन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने बायबैक का दरवाजा खोला, और वो भी इतने आक्रामक तरीके से कि लोग उन्हें पागल समझने लगे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि टेलीडाइन इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उन्होंने अपनी कंपनी के इतिहास में कभी निवेशकों को डिविडेंड नहीं दिया। जरा सोचिए, उस वक्त सिंगलटन की कितनी तीखी आलोचना हुई होगी। बायबैक को उस दौर में शक की नजर से देखा जाता था। बिल्कुल। विश्लेषकों का मानना था कि अगर कोई कंपनी बायबैक कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके पास भविष्य के लिए कोई नया आइडियाज नहीं है। वॉल स्ट्रीट चाहता था कि सिंगलटन डिविडेंड दें या नए बिजनेस खरीदें। लेकिन सिंगलटन शोर को नजरअंदाज कर रहे थे और शुद्ध रूप से गणित देख रहे थे। आइए इस बायबैक के गणित को खोलकर समझते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर यह महज शेयर खरीदने का एक सामान्य लेन देन लगता है। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई कंपनी एक पिज्जा की तरह है, जिसे 8 बराबर स्लाइस में काटा गया है। हर निवेशक के पास एक स्लाइस है और पिज्जा का आकार कंपनी का कुल मुनाफा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अब मान लीजिए बाजार में घबराहट है, मंदी का दौर है और लोग डर के मारे अपने पिज्जा के स्लाइस बहुत सस्ते दामों में बेच रहे हैं। सिंगलटन क्या करते हैं? वो कंपनी के कैश का इस्तेमाल करते हैं और बाजार से उन 8 में से 4 स्लाइस बहुत ही कम दाम पर खरीद लेते हैं। अच्छा। और फिर वे उन 4 स्लाइस को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, जिसे शेयर्स रिटायर करना कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब पिज्जा तो उतना ही बड़ा है, कंपनी का कुल मुनाफा तो उतना ही है, लेकिन अब उसे खाने वाले सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं। बिल्कुल, यानी बिना कोई नई फैक्ट्री लगाए हर बचे हुए निवेशक का हिस्सा अचानक से दुगना हो गया। इसे ही अर्निंग्स पर शेयर का बढ़ना कहते हैं। यही बायबैक का असली जादू है। जब कंपनी के बकाया शेयर्स की संख्या बाजार में कम हो जाती है, तो बचे हुए हर एक शेयर की वैल्यू तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन इस रणनीति को लागू करने के लिए असीम हिम्मत चाहिए। में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो किसी भी आम धारणा को गलत साबित कर देते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, 1963 से 1990 के बीच सिंगलटन के नेतृत्व में टेलीडाइन का स्टॉक 180 गुना बढ़ा। जरा इस पर ठहर कर सोचते हैं, 180 गुना। अगर किसी ने $10,000 लगाए होते तो वे $18 लाख बन जाते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक उसी समय अवधि में अमेरिका का सबसे बड़ा इंडेक्स S&P 500 सिर्फ 15 गुना ही बढ़ सका था। 15 गुना के मुकाबले 180 गुना, क्या बात है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है। ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि बाजार के शोर को अनसुना करके अगर कैपिटल को सिर्फ तार्किक गणित के आधार पर एलोकेट किया जाए तो कितनी विशाल संपत्ति का निर्माण हो सकता है। मतलब सिंगलटन ने साबित कर दिया कि जब स्टॉक की कीमत बहुत कम हो तो किसी नए बिजनेस में जोखिम उठाने से कहीं बेहतर है
अपनी ही कंपनी में निवेश करना। एकदम सही। अब सिंगलटन की ये कहानी सुनने में किसी एक बार होने वाले चमत्कार जैसी लगती है। लोग सोच सकते हैं कि ये शायद एक तुक्का रहा होगा, लेकिन क्या ये वाकई एक फॉर्मूला है जिसे दोहराया जा सकता है? शायद यही कारण है कि जाने माने निवेशक चार्ली मुंगर ने इस किताब को पढ़ने की विशेष सिफारिश की थी। हाँ। क्योंकि थॉर्नडाइक की इस 8 लोगों की सूची में एक ऐसा नाम शामिल है जो हम सब जानते हैं, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे और बर्कशायर हाथवे का साम्राज्य कैपिटल एलोकेशन की सबसे महान मिसाल है। बिल्कुल। हम अक्सर वॉरेन बफे की कहानी को सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनने की कहानी मानते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये पूरी तरह से कैपिटल एलोकेशन का ही खेल है। हाँ, क्योंकि जब बफे ने बर्कशायर हाथवे पर नियंत्रण हासिल किया था तो वो कोई विशाल इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी, वो एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल थी। बिल्कुल। अब अगर बफे एक आम पारंपरिक सीईओ की तरह सोचते, यानी सिर्फ ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर ध्यान देते, तो वे क्या करते? वे शायद नई मशीनें ले आते, कर्मचारियों की छटनी करके लागत कम करने की कोशिश करते, मतलब उस टेक्सटाइल इंजन को ठीक करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते। और अगर वे ऐसा करते तो बर्कशायर हैथवे आज इतिहास के पन्नों में एक असफल कंपनी के रूप में दर्ज होती। सही बात है। अमेरिका में टेक्सटाइल बिजनेस का ढांचा ही कमजोर हो चुका था। सस्ते विदेशी आयात के सामने टिकना मुश्किल था। वहां इंजन सुधारने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रास्ता ही बंद हो चुका था। और बफे ने ये बात बहुत जल्दी और बिना किसी भावना में बहे समझ ली। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से एक नई दिशा में घुमा दिया। उन्होंने उस टेक्सटाइल मिल से आने वाले सीमित मुनाफे को लिया और उसे वहां इन्वेस्ट करने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने उस कैपिटल को इंश्योरेंस और अन्य बिजनेस में लगाना शुरू किया जहां रिटर्न बहुत ज्यादा था। उसे एक उभरते बिजनेस में लगाना। अरे वाह! आज बर्कशायर हैथवे $700 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है और सिंगलटन की तरह ही वॉरेन बफे की नो डिविडेंड फिलॉसफी भी जग जाहिर है। हाँ, लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि कंपनी इतना भारी मुनाफा कमा रही है, फिर भी शेयरधारकों को डिविडेंड क्यों नहीं देती? इसके पीछे का तर्क बहुत ही गणितीय है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने तय किया कि वो शेयरधारकों को डिविडेंड बांटेगी। ठीक है। जैसे ही वो पैसा निवेशकों के पास पहुंचता है, सरकार उस पर भारी टैक्स लगा देती है। यानी $1 का डिविडेंड निवेशक के हाथ में आते आते टैक्स कटने के बाद महज 70 या 80 सेंट्स ही रह जाता है। बिल्कुल सही। और फिर निवेशक उस बचे हुए पैसे को खुद से किसी और जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। तो सवाल यह है कि क्या कोई आम निवेशक उस बचे हुए 70 सेंट्स पर वॉरेन बफे से बेहतर रिटर्न ला सकता है? शायद नहीं। इसलिए बफे का सीधा सा तर्क है कि इस पैसे को डिविडेंड के रूप में बाहर मत निकालो। मैं इस पैसे को टैक्स चुकाए बिना कंपनी के अंदर ही दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। इसे ही कंपाउंडिंग की असली ताकत कहते हैं। हाँ, अगर किसी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है तो कोई भी सवारी उससे स्टीयरिंग व्हील वापस क्यों मांगेगी? बिल्कुल, हर कोई यही चाहेगा कि वही ड्राइवर गाड़ी चलाता रहे। टैक्स बचाकर उसी पैसे को बार बार कंपनी के अंदर कंपाउंड करने से जो दौलत बनती है वो डिविडेंड के छोटे मोटे चेक से कहीं ज्यादा होती है। सही कहा। बर्कशायर की अपार सफलता सिर्फ बेहतरीन कंपनियों को चुनने का नतीजा नहीं है, ये कंपनी के कैश को लगातार दशकों तक सबसे अधिक मुनाफे वाली जगह पर एलोकेट करने का नतीजा है। तो देखिए, बफे और सिंगलटन के इन गहराई भरे उदाहरणों ने लीडरशिप की पूरी स्थापित परिभाषा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो कैसे? आम तौर पे जब दुनिया और मीडिया में लीडरशिप की बात होती है या हम बिजनेस पत्रिकाओं के कवर पेज देखते हैं तो वहां एक बहुत ही अलग तरह की छवि पेश की जाती है। आप किस तरह की छवि की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है उस छवि की जहां एक बहुत ही करिश्माई सीईओ होता है, ऐसा लीडर जो स्टेज पर जोश भरे भाषण देता है, जो प्राइवेट जेट्स में दुनिया घूमता है, जिसका हर पीआर कैंपेन हिट होता है और जो हर छोटे बड़े फैसले को माइक्रो मैनेज करता है। हाँ, मीडिया अक्सर ऐसी ही लीडरशिप को पूछता है। बिल्कुल। लेकिन ये इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। स्रोत के अनुसार ये 8 आउटसाइडर सीईओज इस लोकप्रिय छवि के बिल्कुल उलट थे। सच में? हाँ, वे किसी रॉकस्टार की तरह नहीं जीती थे। वे अक्सर शांत रहने वाले, मीडिया से दूर रहने वाले और एकांत पसंद लोग थे। थॉर्नडाइक ने अपनी रिसर्च में इन सीईओज के अंदर 4 मुख्य गुणों की पहचान की है जो इन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो वे 4 मुख्य गुण कौन से हैं जिन्हें किसी भी गंभीर निवेशक को एक कंपनी के नेतृत्व में हमेशा खोजना चाहिए? अगर हम उनके जेट्स इस्तेमाल ना करने की बात से शुरू करें तो पहला गुण सादगी से जुड़ा होगा। एकदम सही। सबसे पहला गुण है सादगी, या कहें कि फ्रुगैलिटी। ये सीईओज बिल्कुल भी खर्चीले नहीं थे।
लेकिन देखिए, ये सादगी महज कंजूसी नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये एक गहरी मानसिकता थी। ROI यानी निवेश पर रिटर्न की मानसिकता। शानदार हेडक्वार्टर्स या महंगी सुविधाओं में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका साफ मानना था कि कंपनी का हर एक डॉलर शेयर धारकों का है और उसे सिर्फ वहीं खर्च होना चाहिए जहां से सबसे बेहतरीन रिटर्न मिले, दिखावे पर नहीं। मतलब उनके फैसले उनके ईगो से पूरी तरह मुक्त थे। अगर सादगी और ईगो रहित होना पहला गुण है, तो क्या यही अनुशासन उनके दूसरे गुण को जन्म देता है? बिल्कुल। और दूसरा गुण है एनालिटिकल सोच। उनके फैसले कभी भी भावनाओं में बहकर या मीडिया के दबाव में आकर नहीं लिए जाते थे। हाँ, उनका हर कदम पूरी तरह से डेटा और ठंडे दिमाग से किए गए गणितीय विश्लेषण पर आधारित होता था। ये कहना आसान है, लेकिन हकीकत में करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए उनका कोई पुराना और चहेता बिजनेस अब काम नहीं कर रहा है। एक आम CEO शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए उसमें और पैसा झोंक देगा, लेकिन एक आउटसाइडर CEO तुरंत उस बिजनेस को बेच देगा। वे किसी भी चीज से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते थे। सही बात है। अगर डेटा कह रहा है कि बायबैक करना सही है, तो वो बायबैक करेंगे, चाहे वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक उन्हें कितना भी बुरा भला क्यों ना कहें। बिना भावनाओं के सिर्फ गणित पर भरोसा करना बहुत बड़ा अनुशासन है। और इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए शांत दिमाग चाहिए, जो हमें उनके तीसरे गुण की तरफ ले जाता है, जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस। जैसा कि आपने कहा था कि मीडिया अक्सर उन CEOs को पसंद करता है जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। हाँ, जो हर फैक्ट्री में खुद मौजूद रहते हैं। लेकिन ये आउटसाइडर CEOs माइक्रो मैनेजमेंट से सख्त नफरत करते थे। तो फिर वे इतनी बड़ी कंपनियों को चलाते कैसे थे? उन्होंने ऑपरेशंस की पूरी जिम्मेदारी अपने बेहतरीन निचले स्तर के मैनेजर्स को सौंप रखी थी। अच्छा। उनका हेडक्वार्टर अक्सर बहुत छोटा होता था। अच्छा। हाँ, वे जानते थे कि अगर वे रोजमर्रा की फैक्ट्री की समस्याओं में उलझे रहेंगे तो वे कभी भी कैपिटल एलोकेशन पर लंबी अवधि की रणनीति नहीं बना पाएंगे। समझ गया। उन्होंने ऑपरेशंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया ताकि वे अपना पूरा समय सिर्फ उस कैपिटल रूपी स्टीयरिंग व्हील को थामने में लगा सकें। यानी ऑपरेशंस को अलग करो ताकि असली वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दिया जा सके। और आखिरी यानी चौथा गुण क्या है? चौथा और शायद सबसे अहम गुण है धैर्य और अवसरवाद। वे हमेशा सही मौके की ताक में मगरमच्छ की तरह शांत बैठे रहते थे। बाजार का एक बहुत बड़ा सच ये है कि सबसे अच्छी डील्स तब मिलती हैं जब बाकी दुनिया डरी हुई होती है। यानी जब शेयर बाजार क्रैश होता है या मंदी आती है, तब वे सक्रिय होते हैं। हाँ, जब बाकी पारंपरिक CEOs घबराहट में अपने शेयर बेच रहे होते हैं या कैश छिपा कर बैठ जाते हैं, तब ये कंट्रेरियंस अपना असली काम शुरू करते हैं। बिल्कुल। वे महीनों या सालों तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, लेकिन जब कोई एसेट या उनकी अपनी ही कंपनी का शेयर उन्हें सही कीमत पर मिलता है, तो वे पूरी आक्रामकता के साथ झपट पड़ते हैं। जब भीड़ डर के मारे भाग रही होती है, तभी आउटसाइडर्स पूरे संयम और गणित के साथ अपनी चाल चलते हैं। ये वाकई निवेश की एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो दी आउटसाइडर्स ये पूरी तरह साबित करती है कि बिजनेस की दुनिया में बेहतरीन लीडरशिप हमेशा शोर मचाने वाली या करिश्माई नहीं होती। सही कहा। ऑपरेशंस को बेहतरीन तरीके से चलाना जरूरी है, वो कंपनी का इंजन है, लेकिन कंपनी का मुनाफा, उसका कैपिटल कब, कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो एक अच्छे बिजनेस को एक ऐतिहासिक वेल्थ मशीन में बदल देता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। असली दौलत अक्सर शांत, एनालिटिकल और कॉन्ट्रेरियन सोच से आती है। जो लीडर्स बाजार की सतही उम्मीदों के गुलाम नहीं बनते, वही अंत में बाजार को बड़े अंतर से जीतते हैं। और इसी सटीक बात पर जो भी गंभीर निवेशक इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार। हमने विस्तार से देखा कि इतिहास के सबसे सफल CEOs ने वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों और मीडिया की वाहवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। बिल्कुल। तो सवाल यह है, क्या आज के दौर में निवेशकों को उन CEO से बहुत सावधान नहीं रहना चाहिए जो हर वक्त न्यूज चैनलों पर छाए रहते हैं, जो बहुत करिश्माई दिखते हैं और जो बिना सवाल किए बिल्कुल वही करते हैं जो वॉल स्ट्रीट उनसे करवाना चाहता है? सोचने वाली बात है। इंजन की आवाज से प्रभावित मत होइए। हमेशा इस बात पर नजर रखिए कि स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है। शोर से बचिए और दिशा पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।